किसी भी उपन्यास की सफलता के लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? उसका कथानक, उसकी भाषा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका शिल्प, लेखकों का नाम या कुछ और। मैं आज एक ऐसे उपन्यास की बात करूंगा जिस उपन्यास में उपन्यास विधा के जितने भी तंतु हो सकते हैं, जितने भी कारक हो सकते हैं उसकी सफलता के, वह सब शामिल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है गुलाबी खंजर। दिलीप पांडे, चंचल शर्मा और रोहित साकुनिया ने मिलकर इस उपन्यास को लिखा है। दिलीप पांडे पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, एक समय में आम आदमी पार्टी के चीफ व्हिप भी हुआ करते थे। और उनकी 4 किताबें जो चंचल शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने लिखी थी, दहलीज पर दिल, खुलती गिरहें, कॉल सेंटर, टपकी और बूंदी के लड्डू, प्रकाशित हो चुके हैं। चंचल शर्मा की जो पढ़ाई लिखाई है वह स्नातकोत्तर उन्होंने इतिहास और समाज सेवा से किया है, योग प्रशिक्षिका रही हैं। और 4 किताबें जिनका मैंने उल्लेख किया, टपकी और बूंदी के लड्डू, दहलीज पर दिल, खुलती गिरहें और कॉल सेंटर, दिलीप पांडे के साथ लिख चुकी हैं। रोहित साकुनिया जो है गूगल, सैमसंग, सॉफ्टक्लूज और ESPN जैसी बड़ी कंपनियों के साथ काम करने के बाद अब आर्ट ई मीडियाटेक नाम की कंपनी चलाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, शिमला में रहते हैं। और यह उपन्यास तीनों ने मिलकर लिखा है। रोहित की यह पहली किताब है। इस उपन्यास का कथानक इतिहास का हिस्सा होते हुए भी काल्पनिक, और काल्पनिक होते हुए भी सच के उतना ही करीब है जितना कुछ हो सकता है। एक समय में किसी भी साम्राज्य को बचाना, किसी भी साम्राज्य के लिए जूझना, वहाँ की सत्ता पर कायम रहना, स्त्री पुरुष का संबंध, हवा को चीरते हुए भाले और तलवार, और इन सब के बीच रिश्तों की गर्माहट, रिश्तों की नरमाहट, और साथ ही साथ उसूलों के लिए मर मिटने की वानगी। यह इस उपन्यास को खास बनाता है। नौशेरा नामक जगह की पृष्ठभूमि पर मतलब एक किस्सा गढ़ा गया है, और यह किस्सा जो है 2 कबीलों के वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, बल्कि सल्तनतों में जो गलत और सही के मायने समय के साथ बदलते हैं उसकी भी बात करता है। साथ ही साथ यह अपने नायकों को भी सामने रखता है कि उनके शूरवीर बनने की गाथा कैसी है। उपन्यास की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो बख्तियार नाम होता है, अपने कबीले का जो मुखिया होता है, जिसने ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें, बहुत सारे कत्लोआम, बहुत सारी अप्रिय स्थितियों से उस सल्तनत के मुखिया के रूप में अपनी जगह बनाई है, कबीले के सरदार के रूप में। अब सल्तनत उस रूप में नहीं बची है, सत्ता उस रूप में नहीं बची है, लेकिन गरिमा अब भी वैसी ही है। एक 80 वर्ष का बूढ़ा अपने लिए क्या कुछ सोचता है। वह अपनी बेटी को बुलाता है। अमूमन इस परिवार की लड़कियों की शादी नहीं होती है। जिस लड़की को बुलाता है बख्तियार, अपनी बेटी को, वह सोचती है, दरख्शां नाम है उसका। दरख्शां जो है वह सोचने लगती है कि मुझे बुलाया गया है, कोई वजह होगी। परिवार में शादी नहीं होती, प्रेम होता है, लेकिन प्रेम की कीमत बहुत कुछ चुकानी पड़ती है उस परिवार की लड़कियों की। जब हम ये बात करते हैं तो हमें मुग़ल सल्तनत की याद आती है, जहाँ मुग़लिया सल्तनत की लड़कियों की शादी के लिए मनाही थी कि वो बाहर शादी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह थी कि शायद बंटवारा नहीं चाहते रहे होंगे मुग़ल्स। यह बख्तियार जो है अतीत में जाता है, अपने पिता के कालखंड से शुरू करता है, किस तरह से उसके अपने सगे बड़े भाई की हत्या करके उसे इस कबीले पर कब्जा करना पड़ा था। कौन सी स्थितियां थी, कब वह पैदा हुआ, किस रूप में पैदा हुआ, उसकी
उसके बड़े भाई जो फजल है उसका किस तरह से लगाव होता है, वह अय्याशियों में डूबा होता है। चूँकि उसको वो बड़ा है, उसके पिता भी यह मान चुके थे कि इसी को कबीले की मुखियाई सौंपी जाएगी, लेकिन अंततः गुरकान जो है, गुरकान की आवाम जो है वो बख्तियार के साथ होती है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बहादुरी के बहुत सारे किस्से दिखाए थे, सुनाए थे। बख्तियार जो शेर खान भी बनता है, शेर का भी शिकार करता है, हाथी के हमले से भी वह शेर के हमले से भी अपने पिता को बचाता है, लेकिन अंततः जब उसके साथ ज्यादती होती है तब वह विद्रोह करता है और एक तरह से उस सल्तनत पे कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ विनायक और रुद्र की कहानी है। विनायक और रुद्र भी जो है अपने वंश की पताका फहराना चाहते हैं और उस रुद्र के पास भी उसी तरह की ताकत है जिस तरह की ताकत बख्तियार के पास है, उससे कहीं अधिक ताकत है, वह उससे अधिक फुर्तीला है। अब ये रुद्र और बख्तियार, ये दोनों का क्या शिकारी जीवन है, कबीलाई जीवन क्या है, उससे जानने के लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। इस बीच कौन सी प्रेम कहानियाँ आती हैं, चांद बानो कौन है, रुद्र का इश्क किससे है, अमृता का क्या महत्व है विनायक की ज़िंदगी में, नफीसा और आबिद कौन है, यह सब जानने के लिए आपको यह उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आधुनिक समय में, आधुनिकता के दौर में, आज के कालखंड में किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए ऐसे कथानक को पढ़ना चाहते हैं जो ऐतिहासिक होते हुए भी, जैसा कि मैंने कहा, काल्पनिक है और काल्पनिक होते हुए भी सच के करीब है, तो इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हिंद युग ने इसे प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 399 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 350। अमेज़न इसे बेस्ट सेलर कहता है। मैं भी इस उपन्यास को पढ़ते हुए यह पाता हूँ कि अगर आप एक बार इसे पढ़ना शुरू कर देंगे तो अंतिम पृष्ठ तक पहुँचने से पहले इसे छोड़ नहीं सकते, बशर्ते आपकी रुचि जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित रोमांचक उपन्यासों में हो। आप अतीत की तरफ जा सकते हो और उस युग की कल्पना कर सकते हो जब लड़ाई के हथियार बंदूक और गोले न होकर तलवार और भाले हुआ करते थे। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। धन्यवाद।